नमस्कार। देश में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 100 के पार चली गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी के जेब पर पड़ रहा है। फरवरी महीने में इसकी कीमत 4 रुपए पर लीटर तक बढ़ चुकी है। महानगरों में पेट्रोल 90 रुपए पर लीटर के ऊपर है और डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि उनका बजट लगातार बिगड़ रहा है। आम जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ है और इसमें दिस इज गोइंग टू इंक्रीज एवरीथिंग। हमारे खर्चों में इतना मुश्किल हो गया है कि हम दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज तक स्थिति में अभी तक तो इतना पेट्रोल कभी गया नहीं था। हमने तो 3 रुपये 20 पैसे से शुरू किया था और आज 91 रुपये। जी, कोई तो बहुत ज्यादा कहते हैं महंगाई की मार वाली कोई सुनने वाला नहीं। विपक्ष के विरोध के साथ ही रिजर्व बैंक ने भी सरकार से अपील की है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए। ऐसे में सवाल है कि क्या मार्च में तेल की कीमतों पर लोगों को राहत मिलेगी, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय डोंगरे के साथ साक्षी बजाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के मामले अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 16,488 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 113 मरीजों की जान भी गई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 1 करोड़ 10 लाख हैं और 79,000 के पार हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,56,938 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 97.14% और संक्रमण दर 2.13% है। तो इस मामले में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दें, क्योंकि ये जो मामले जैसे बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में जितने कोरोना केसेस आए, उनमें 86% जो मामले हैं सिर्फ 6 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में 8,333 केस, केरल में 3,671, पंजाब में 622, कर्नाटक में 571 केसेस, तमिलनाडु में 481 केस, गुजरात में 460 केस। जहां तक कोरोना से होने वाली मौतों का मामला है तो 24 घंटे में देश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उनमें 82% 6 राज्यों से ही हैं। महाराष्ट्र में 48, पंजाब में 15, केरल में 14 की मौत, छत्तीसगढ़ में 7 और तमिलनाडु में 5 की मौत हुई। कर्नाटक में 4 लोगों की जान गई है। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत। संत रविदास जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची और उनकी मूर्ति के सामने माथा टेका। लंगर चखने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। इस जयंती समारोह में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी शिरकत की। सुबह से ही इनके नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला चलता रहा। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे। साफ है कि संत रविदास की जन्मस्थली अब चुनावी माहौल में तब्दील होती दिखाई दे रही है। संत रविदास की जयंती पर वाराणसी के सीर गोवर्धन के मंदिर में मत्था टेकती ये प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका ने यहां अरदास की और फिर चल पड़ी उस पंडाल की तरफ जहां गुरु महाराज की संगत बैठी थी। प्रियंका यहां कई बार भक्तों के साथ जयकारा भी लगाया और भजन भी सुने। बाद में जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो संत के उपदेश से ही वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष करती नजर आई। संत रविदास जी ने जो धर्म सिखाया वो सच्चा धर्म था, सच्चा धर्म है और उस धर्म को धारण करते हुए उसको आप निभाते हैं। वो एक सरल धर्म है, क्योंकि सच्चा धर्म हमेशा सरल होता है। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता, किसी की जात नहीं देखी जाती, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे और जो राजनीति में आते हैं मेरी तरह, वे इसी सेवा भाव से देश की सेवा करें। संत रविदास के जन्म स्थली पर पहुंचने वाली प्रियंका अकेली नहीं थी, बल्कि उनसे पहले बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी
प्रधानमंत्री का संदेशा लेकर संत के दरबार में मत्था टेका। भाग्यशाली महसूस करता हूं इस पवित्र स्थान पे आके और सभी को शुभेच्छा देता हूं कि आज 21वीं सदी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चली है उसमें संत श्री की आशीर्वचन, संत श्री की कही गई विचार हमें प्रेरित करेगा। संत रविदास के भक्त तो बस निर्विकार भाव से आज दिन भर इन राजनीतिज्ञों की आवाजाही और उनकी राजनीतिक भक्ति का पैमाना देखते रहे, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर छलका। इनकी इस भक्ति को रविदास जी के असल भक्तों ने कुछ इस नजरिए से देखा। लोग अपना सिर्फ वोट बैंक बनाने के चलते आते हैं। वैसे मतलब आज तो बहुत अच्छा दिन है, संत रविदास जी का जन्मदिन है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मुझे भी आने का मतलब मौका मिला। और ये लोग जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो सिर्फ अपने एक वोट बैंक के चलते ही आते हैं यहाँ पे। अगर मतलब इतना ही अगर सच्चा श्रद्धा होता रविदास जयंती मतलब रविदास बाबा के नाम पे, तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी बन जाती वाराणसी में उनके नाम पे। पिछले साल और उससे पिछले साल भी आपने देखा, मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, पर हुआ क्या यहाँ पर? आज तक जो उन्होंने वादे किए हैं उनका 1% भी यहाँ कार्य नहीं हुआ। तो मेरा तो यही मानना है कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टी आती है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक इच्छा और अपनी कामों को पूरा करने के लिए आती है, उसके अलावा कोई उनका कारण नहीं। संत रविदास के दरबार में मत्था टेकने आने वालों में प्रियंका पहली राजनीतिक नेता नहीं है। इसके पहले 2007 में मायावती, फिर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल भी यहां आकर वादा कर चुके हैं। इसके बावजूद समाज के इस सबसे कमजोर तबके की हालत जस की तस बनी हुई है। संत रविदास जयंती पर नेता उनके दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं तो उनके भक्त कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी राजनीति और वोट के लिए आ रहे हैं, जबकि नेता ये कहते हैं कि वो समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज से 600 साल पहले संत रविदास ने जो बात कही थी कि जात पात के रोग में उलझे रहे सब लोग, मानुषता के स्वाद में रविदास जात का रोग, वो आज भी नजर आता है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि नेताओं की बात कितनी सच है। वाराणसी से सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तुतुकोड़ी में उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है और संघ हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बिगाड़ और बर्बाद कर रही है। इसके चलते लोगों को संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि वो न्यायपालिका और संसद दोनों जगह महिला आरक्षण के समर्थन में है। When the Chief Minister of Tamil Nadu is allowing the Prime Minister to control him, then he is also not doing a service to the people of Tamil Nadu. Because the Chief Minister of Tamil Nadu should rule Tamil Nadu in the interest of the Tamil people. And the Chief Minister of Tamil Nadu must not bow to Narendra Modi. He can bow. He must bow to the people and the spirit of Tamil Nadu. Tamil Nadu's Chief Minister has to rule Tamil Nadu from Tamil Nadu. और एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे कमजोर कहा जा रहा है। जम्मू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस नेताओं जो थे वो एक मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें कांग्रेस कमजोर होती दिख रही है। साथ ही उन्होंने गुलाम नबी आजाद को दोबारा राज्यसभा में नामित न करने पर भी सवाल उठाए। इस दौरान कांग्रेस के सभी नेता भगवा साफे में नजर आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे रियासत जम्मू कश्मीर। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है। और
और अब बात किसान आंदोलन की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन 2024 तक चलेगा और जनता को बताएंगे कि सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार ने आप लोगों को बिल्कुल कटी पतंग की तरीके से छोड़ दिया है, कोई बातचीत नहीं कर रही है। सरकार के एक तबके का ये मानना है कि अब आपका आंदोलन वैसे ही जो है अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बातचीत करने का मूड नहीं दिख रहा है सरकार का। और न दिखने दो, हमारे पे भी टाइम ही नहीं है। हमने भी बाहर के प्रोग्राम लगाए रहे, पूरा देश में जाएंगे हम भी तो यही बताओगे कि सरकार ना बात कर रही ना तुम्हें भाव दे रही। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि आप तकरीबन 10-12 साल तक जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अरे अगर इतने मुकदमे लग जाएंगे और कौन बचेगा? तो मुकदमा लगेंगे, आपको उम्मीद है? मुकदमे लगेंगे नहीं, और क्या कर रहे हैं, तो लगा रखे। अगर किसी ने ऐसे भी किसी का हाथ लग गया तो 307 की धाराएं लगा रखी सब पर, तो लगा रखी। यहाँ 1 लाख नोटिस भी कई सारे लोगों के पास में पहुंचा। आज नोटिस भी आ गई है, ये सब चले तो। अच्छा, तो आंदोलन खत्म होगा तो जेल जाने के लिए भी आप तैयार हैं? आंदोलन कहाँ खत्म लग रहा और नहीं हो, किसने का आंदोलन खत्म होगा? कितने दिन तक चलेगा ये? 2024 लोग को चलेगा। 2024 तक चलेगा? हाँ, चलेगा। तो 2024 तक जब चलेगा उसके बाद आंदोलन खत्म? उसके बाद ये ही नहीं रहने के। अच्छा, 2024 के बाद नहीं रहेंगे भाई, वो रहने के ही नहीं। अच्छा, हाँ, फिर तो आप जेल जाने से भी बच जाएंगे जब यही नहीं रहेंगे तो। कह रहा है कि इनको काम करना चाहिए। हमारा मतलब सरकारों के जो इस तरह के जो लुटेरी कंपनी आ रही है, ये लुटेरे आगे देश में, इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। और आपको बता दें, मुंबई से खबर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के नजदीक स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। पुलिस को मुंबई के मुलुंड नाके से इनोवा कार का सीसीटीवी फुटेज मिला है जो मुकेश अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो के पीछे नजर आई थी। इस सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि इनोवा कार मुलुंड के रास्ते मुंबई से बाहर गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी टोल के लिए पैसे देता दिख रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि इस मामले में कोई टेरर एंगल नहीं है। उधर अभिनेता ऋतिक रोशन आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। कंगना रनौत ईमेल मामले में उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समन किया गया है। 2016 में ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई उनकी फर्जी आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ कंगना ने दावा किया था कि उन्हें ये मेल आईडी ऋतिक की ओर से ही दी गई थी और दोनों 2014 से ही बात कर रहे थे। इस मामले में पुलिस की तरफ से कंगना और उनकी बहन के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं और ऋतिक के फोन और लैपटॉप की जांच भी हुई है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।